Hi everyone, this is Pallavi once again signing in from तमन्ना वानी। उम्मीद है आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज के दिन की शुरुआत करती हूँ एक छोटी सी, उसे कविता कहना तो कवियों के साथ गुस्ताखी होगी, कवि और कवियत्रियों के साथ, इसलिए मैं उसे सिर्फ भावना कहती हूँ। छोटी सी भावना के साथ मैं शुरुआत करती हूँ। I was born as a child who made me a girl. I was born as a human who made me a woman. Let me also try, let me also fly. Don't make me goddess. Let me be free. Don't make me rare. Let me be free. Let me fly in air. Let me be human. Don't make me just a woman. इसी के साथ आप सभी को महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी वुमेन्स डे। हर उस पुरुष को महिला दिवस की शुभकामनाएं जिसके अंदर स्त्री बसती है। हर उस स्त्री को महिला दिवस की शुभकामनाएं जो सबके लिए जीती हैं। कहते हैं मेरा जन्म हुआ था तो मैं तो एक छोटी सी अबोध बच्ची थी। मुझे क्या पता था, अचानक से किसी ने मेरे कान में आकर बोला, कान के आसपास आकर बोला, इसे फ्रॉक पहना दो, लड़की है, फ्रॉक इस पर सुंदर लगेगा। उस दिन से मुझे लगने लगा मैं फ्रॉक में बहुत सुंदर लगती हूँ। मैं थोड़ी बड़ी हो गई, फिर किसी ने मुझसे कहा पिंक कलर तुम्हें बहुत सूट करेगा, ब्लू तुम्हारे लायक नहीं है। और मुझे लगने लगा धीरे धीरे, क्योंकि मैं अबोध, मुझे क्या पता कि मुझ पर क्या अच्छा लगेगा, मैं थोड़ा प्रभाव में आकर यह मानने लगी कि ब्लू कलर लड़कों के लिए है और पिंक कलर मेरे लिए है। धीरे धीरे पिंक कलर मुझे पसंद आने लगा। अपने आसपास महिलाओं को देखने लगी, अपने आसपास की माँओं को, अपने आसपास की बहनों को देखने लगी, उन्हें सजते संवरते देखने लगी। धीरे धीरे मुझे लगने लगा सजना संवरना मुझे खूबसूरत बनाएगा। और फिर मैं थोड़ी सी और बड़ी हुई और मुझसे कहा गया बाहर का काम तुम्हारा नहीं, तुम घर में खाना बनाना सीखो, लड़कियां खाना अच्छा बनाती हैं। और मुझे लगने लगा मैं खाना बहुत अच्छा बनाती हूँ, मेरे खाने की तारीफ होने लगी। मेरे बाहर जाने पर धीरे धीरे करके रोक लगाया जाने लगा। शुरुआत में मैं जिनके साथ खेलती थी उनसे खेलने से मुझे रोकने लगा, लोग रोकने लगे, मना करने लगे। और धीरे धीरे करके मुझे एहसास हुआ यह गलत है, मुझे खेलना नहीं चाहिए, लड़कों के साथ थोड़ी दूरी बनाकर रखनी चाहिए। जब मेरा भाई पढ़कर आता था, मुझसे कहा जाता था जरा एक गिलास पानी तो उसे दे दो, पापा आए हैं दफ्तर से, थके हुए हैं, उन्हें तो कुछ खाना खिला दो। मैं देखती थी कि मेरी मम्मी भी जब दफ्तर से थक कर आती थी तो भी वो पापा को खाना खिलाती थी, दादी को खिलाती थी, दादाजी को खिलाती थी और सबके लिए वह खाना बनाती थी। और मेरे पापा जब थक कर आते थे तो सब मेरी मम्मी का बनाया खाना, मेरी दादी का बनाया खाना बैठकर खाते थे। मुझे भी लगने लगा कहीं ना कहीं यही मेरा रोल है, मुझे भी खाना बनाना आना चाहिए और खाने के ही आसपास मेरी तारीफ होनी चाहिए। मुझे भी स्कूल भेजा जाता था, पर धीरे धीरे करके मुझे लगने लगा कि पढ़ाई के अलावा मेरे अन्य काम भी हैं, घर की जिम्मेवारियां भी मेरी हैं। और कभी कभी मैं इस ग्लानि से भर जाती थी कि मैं सो क्यों गई, पापा को खाना खिलाए बिना मुझे मेरी आंख कैसे लग गई। धीरे धीरे करके मुझे समझ आने लगा कि मेरा जो रोल है वह सिर्फ पढ़ाई नहीं है, खाना बनाना भी मेरा रोल है, घर का काम करना, घर के जितने भी पुरुष सदस्य हैं उनका देखभाल करना मेरा महत्वपूर्ण काम है, यह ज़रूरी है मेरे लिए। कॉलेज स्कूल में भी कुछ ना कुछ बंदिशें, अनकही बंदिशें लगाई जाने लगी। मैं जब भी किसी लड़के से बात करती, मुझसे कहा जाता इस लड़की के चाल चलन में कुछ ना कुछ खराबी आती जा रही है।
कहीं ना कहीं कोई मुझे कैरेक्टरलेस बोल देता, कभी कोई मुझे कुछ और बोल देता। अब मुझे समझ आने लगा कि लड़का और लड़की का बातचीत करने में एक ही रिश्ता होता है, और वह रिश्ता होता है प्यार और सेक्स का रिश्ता। मैं दोस्ती के रिश्ते से दूर होने लगी, और मेरे अच्छे जो दोस्त थे जिनके अंदर भी स्त्री बसती थी, वो भी मुझसे दूर होने लगे, कतराने लगे, और धीरे धीरे करके मैं एक लड़की बनती चली गई, बनती चली गई, बनती चली गई, और मुझे पता ही नहीं चला कि कब मैं एक छोटी सी बच्ची से एक महिला बन गई। फिर शुरुआत हुई, मेरे कॉलेज के दिनों को खत्म होने के साथ ही मुझसे कहा जाने लगा, जल्दी से जल्दी मेडिकल की तैयारी करो, अच्छे से पढ़ाई करो, और जिस दिन तुम्हारा मेडिकल में एडमिशन हो जाएगा हम तुम्हारी शादी कर देंगे। मुझे लगा कि शायद मेरा मेडिकल में एडमिशन होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि नहीं तो मेरी शादी नहीं होगी, और क्या पता मैं शायद उसी के कारण डिप्रेशन में भी आ गई हूँ। किसी ने कहा इंजीनियर बन जाओ, ज़्यादा बेहतर रहेगा, लड़के आसानी से मिल जाएंगे। किसी ने कहा नहीं नहीं, टीचर बनना सबसे बेस्ट प्रोफेशन है। मुझे ऐसा लगने लगा कि टीचर जो है वह सिर्फ महिलाओं का प्रोफेशन होता है, क्योंकि महिलाएं उससे घर और बाहर दोनों संभालने लगती हैं। मैं अपने आसपास रोज देखती थी, अपने ही आसपास अपनी महिलाओं, जो भी मेरे आसपास की महिलाएं होती थी, उन्हें देखती थी कि जब भी वह अपने बच्चों को, अपने पति को घर पे छोड़कर काम पर जाती हैं तो एक अजीब से गिल्ट फीलिंग से घिरी रहती हैं। कहीं ना कहीं उन्हें देखते देखते मुझे यह लगने लगा कि बच्चों को छोड़ के जाना, घर के पुरुष सदस्यों को घर पे छोड़ के जाना, उनके लिए खाना नहीं बना पाना, उनके लिए उनकी मर्जी का काम नहीं कर पाना गलत है। और मेरी भी कहीं ना कहीं जिम्मेवारी ये है कि मैं पुरुष सदस्यों को देखूं। धीरे धीरे करके मैं एक अबोध बालिका से महिला बनती चली गई। लोग मुझे विचित्र नजरों से देखते थे। अगर मैं कुछ अलग करने की कोशिश करती थी तब भी लोग मुझे अजीब नजरों से देखने लगे। अगर मैं में क्रिकेट खेलना पसंद करने लगी तो लोग कहते थे लड़की होकर क्रिकेट खेलती हो, गलत है। मैं थोड़ा दौड़ती थी तो लोग कहते थे लड़की हो, इतनी तेजी से मत दौड़ो। मुझे जिम जाना अगर पसंद था, लोग कहते थे लड़की हो, जिम जाओगी, भार उठाओगी, यह सही नहीं। मुझे ऐसा लगने लगा भार उठाना मेरा काम नहीं। मैं खुद कहीं भार उठाने में कहीं ना कहीं खुद को नाकाम महसूस करने लगी। धीरे धीरे करके लोगों ने मुझे एक अजीबोगरीब स्पीसीज बना दिया। मुझे पता ही नहीं चला कि कब मैं हंसती खेलती मस्ती करती बच्ची से एक जबरदस्ती की हंसी ओढ़ी हुई महिला बनती चली जा रही हूँ। मैं बनती चली जा रही हूँ, बनती चली जा रही हूँ महिला, और हर दिन मेरे अंदर क्यों यह बदलाव आ रहा है। मैं कमाने लगी, मैं ऑफिस जाने लगी, मैं वहाँ से पैसे कमा के लाने लगी, और लाने पर मुझसे कहा जाता इसे देखो, उसे देखो, और फिर शादी कर लो। चलो शादी भी हो गई, और शादी होते ही मुझसे कहा जाने लगा खाना कैसा बना लेती हो। जब शादी के लिए लड़के वाले मुझे देखने आए तो मुझे बड़ा अजीब लगा। मुझसे कहा गया तस्वीर खिंचवा लो लड़के वालों के लिए। मेरी डिग्री एक तरह से लड़के वालों के लिए हो गई, उनको दिखाने के लिए लड़की इतनी पढ़ी लिखी है, लड़की ऐसी है, लड़की वैसी है। और फिर एक नए एहसास की शुरुआत कराई गई मुझे कि मैं सांवली हूँ, मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ। अभी तक यह एहसास मुझे नहीं कराया गया था, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे साथ वो लोग जुड़े हुए थे जिनसे मेरा कोई ना कोई रिश्ता था, खून का रिश्ता था या बहुत बचपन का रिश्ता था। वो कहीं ना कहीं मेरी शक्ल पे उतना नहीं जाते थे, लेकिन जैसे ही मेरी शादी की बात चलने लगी मेरे शक्ल पे लोग जाने लगे। मुझे पार्लर भेजा जाने लगा, जबरदस्ती मेरा फोटो खिंचवाया जाने लगा, और मैं फिर अजीब सी फीलिंग के साथ जीने लगी। और फिर कुछ लड़के वाले आते, देखते, और किसी ना किसी कारण से लड़की खाना कैसे बनाती है, कैसा बनाती है, क्या बनाती है,
हाथ में कोई दिक्कत तो नहीं, पैर में कोई दिक्कत तो नहीं, कभी चला के देखो, कभी उठा के देखो, कभी पढ़ाई पर सवाल किया जाने लगा। एक बार तो यह भी किसी से पूछा जाने लगा कि भाई तुम शिक्षा का महत्व जानती हो या नहीं जानती हो। मुझे ऐसा फील होने लगा कि मैं कोई इंटरव्यू दे रही हूँ। वो इंटरव्यू मेरी जिंदगी का इंटरव्यू था, लेकिन उसमें मेरे राय मशवरे की कोई कीमत नहीं थी। उस इंटरव्यू में मुझे सिर्फ मुझसे सवाल पूछा जाता था, उसके अलावा कुछ नहीं। धीरे धीरे चलो मुझे लगने लगा कि शायद शादी ऐसे ही होती है, और लाखों रुपए करोड़ों रुपए खर्च कर मेरी शादी कर दी गई। मुझे नहीं पता मेरे माता पिता ने वो पैसे कहाँ से लाए, मेरे घर वालों ने वो पैसे कहाँ से जुटाए, क्योंकि मैंने अक्सर अपने घर में देखा था कि एक कुर्सी खरीदते वक्त भी 10 बार कीमत पूछी जाती थी, और दहेज के सारे सामान को कैसे जुटाया गया यह मैं नहीं जानती। लेकिन समाज, प्रतिष्ठा, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए उन सामान को जुटाया गया, और एक अच्छे खासे लड़के से शादी हो गई। और मैं फिर बचपन से जवानी, या यूं कहूं कि एक अबोध बच्ची से फिर से एक महिला बन गई। शादी के पहले दिन मात्र सिंदूरदान होने के बाद ही मुझे पता चला कि मेरे अंदर एक नहीं हजारों कमियां हैं। मैं लोगों की बातों को नहीं सुन पाती, और धीरे धीरे करके मुझे सुनने की आदत हो गई। मैं कहना भूल गई। थोड़ा बहुत जो मैं उस घर में कहा करती थी, जिस घर को अब मेरा मायका कहा जाता था, उस घर से भी वो बातें भी मैं कहना छोड़ दी, और मुझे कहा गया ससुराल के रीति रिवाज को सीखो, ये तुम्हारा घर नहीं जहां सब कुछ चल जाएगा। मुझे यह पहला झटका लगा, और मुझे लगा कि अभी तो मुझसे कहा जा रहा था घर पे कि अपने घर जाओगी तो यह करोगी। भाई मेरा घर कहाँ चला गया, और मैं आ गई दूसरे के घर में, और मुझसे हर बात पे कहा जाता तुम्हारे घर वाला रीति रिवाज नहीं चलेगा, यहाँ तुम्हारे घर वाला खाना पीना नहीं चलेगा। ठीक है, पसंद होगा तुम्हें चाउमीन खाना, पसंद होगा तुम्हें होटल जाना, हमारे घर में यह रिवाज नहीं। तुम्हारे घर में हो सकता है तुम बर्तन नहीं धोती हो, लेकिन यहाँ तो तुम्हें धोना पड़ेगा। यहाँ पे दूसरे नहीं धोएंगे, यहाँ पे किचन में कोई नहीं आता, ये तुम्हारा घर नहीं है। और हर बात में तुम्हारा घर नहीं है सुनते सुनते मैं एक पराये घर को अपना बनाने की कोशिश करने लगी। और इस कोशिश में मैं कोशिश करती गई, कभी इस रिश्ते पर को जोड़ने की, कभी उस रिश्ते को जोड़ने की, और फिर इसी बीच मुझे मायके भेज दिया गया। और जब मैं मायके गई तो वहां कहा गया अपने घर जाओगी तब ये करना, ये तुम्हारा घर नहीं है, ये मेरे मायके वालों ने कहा। तो मुझे लगा आखिर मेरा घर कहाँ है, और मुझे पहली बार अपनी नाकामी का एहसास हुआ कि मेरे पास मेरा अपना एक कमरा नहीं है। मैं नौकरी तो करती हूँ, मैं पैसे तो कमाती हूँ, लेकिन मेरे पास मेरा अपना एक कमरा नहीं है। क्योंकि पहले मैं पैसे कमाती थी, खाना बनाती थी, काम करती थी उनके लिए जो मेरे माता पिता का घर था, और आज मैं करती हूँ उनके लिए जो मेरे पति सास ससुर का घर है। तो फिर मेरा घर कहाँ है? इसी ऊहापोह में मुझे फिर मायके से ससुराल भेज दिया गया, और मैं फिर ससुराल आ गई। मैं अपने पति के लिए सुबह से रात तक काम करती। मैं अपने काम पे जाने से पहले, दफ्तर पे जाने से पहले सारे काम को किया करती। जब उनकी छुट्टी होती उस दिन भी मैं अपने जाने के पहले घर का खाना, उनका खाना, इनका खाना, सबका खाना बना कर जाती। लेकिन लौटने के बाद मुझे चाय नहीं मिलता, मेरा टिफिन पैक नहीं होता था। धीरे धीरे मुझे आदत पड़ती गई, मेरी हंसी कहीं ना कहीं पीछे छूटती चली गई। मेरे दोस्त, मेरे रिश्तेदार, मेरे सखी सहेलियां, उनसे मिलना मेरे परिवार वालों, जो दूसरे परिवार वाले थे, मेरे पति, मेरे सास ससुर, उनको पसंद नहीं था। और धीरे धीरे करके मेरे दोस्त, मेरे रिश्तेदार सब छूटते गए, और इनके दोस्त, इनके रिश्तेदार जो ना मेरे कभी हो पाए, फिर भी मेरे ही रह गए। कहने को वो मेरे थे, मगर मेरे नहीं हो पाए। क्योंकि जिनके साथ मेरा बचपन का रिश्ता था, उनके साथ इनका कहना था वो हमारे रिश्तेदार नहीं, वो हमारे दोस्त नहीं, उनसे हम नहीं मिलेंगे। और चूंकि वो नहीं मिलते तो हम कब मिलेंगे, क्योंकि हमें तो आधे से ज्यादा जिंदगी इनके साथ ही रहनी थी। और फिर हमारा रूटीन बन गया, सुबह उठो,
सबके लिए खाना बनाओ, सबका टिफिन पैक करो, सबकी मर्जी से बात करो, सबकी बातों को सुनो, क्योंकि स्वाभाविक तौर पे पति नौकरी करते हैं तो उनकी परेशानी तो होगी, वो बीमार होंगे, सास ससुर भी बीमार पड़ेंगे, देवर ननद जेठानी सभी रहेंगे, तो सबकी सुनो। मेरे माता पिता वो भी वृद्ध हो रहे हैं, लेकिन उनका बुढ़ापा तो वैसे भी अलग है, क्योंकि वो लड़की के माँ बाप है। उनका बुढ़ापा, उन्हें बूढ़े होने का अधिकार, यह सब बहुत कम होता है। मैं उन्हें अपने पास लाकर नहीं रख सकती थी, और मैं एक अबोध बच्ची से फिर से एक महिला बन गई। ऐसा नहीं कहूंगी, मैं ससुराल की इज्जत थी, मैं मायके की इज्जत थी, लोग मुझे बहुत इज्जत से रखते थे। इसीलिए किसी भी सामाजिक फंक्शन में उनको मेरा जाना पसंद वो मेरा जाना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वहां पर उनकी इज्जत कम हो जाती, कोई बहू का चेहरा देख लेता। मुझे बिल्कुल किसी भगवती के तौर पे रखा जाता था। जब भी जरूरत होती थी, मैं भी हर तीज त्योहार करने लगी, मैं भूखे रहने लगी, और मैं बिल्कुल उनके अनुसार किसी गॉडेस, किसी भगवान भगवती की तरह रहने लगी। लेकिन अफसोस, मैं बच्ची से महिला बन गई। मेरी हंसी खो गई, मेरे अपने खो गए, मेरे सखी सहेलियां खो गईं, मेरे रिश्तेदार अपने नहीं रहे, जिनसे मिलना कभी अच्छा लगता था, जो खाना अच्छा लगता था, जो पहनना अच्छा लगता था, जो बातें अच्छी लगती थी, जो गाने अच्छे लगते थे, जो पिक्चर अच्छा लगता था, कुछ भी नहीं रह गया। सब कुछ अलग हो गया। यहाँ तक कि शादी के बाद मेरे पति ने मुझे आईफोन गिफ्ट किया, यानी कि मेरा जो पुराना फोन था, भले ही वह 10,000 का था, सस्ता सा था, मामूली सा था, लेकिन उसमें मेरे पुराने कॉन्टैक्ट्स थे, उसमें मेरे पुराने एसएमएस थे, उसमें मेरी कुछ पुरानी तस्वीरें थी, जिनमें मैं अपने दोस्तों के साथ मस्ती कर रही होती थी, जिनमें मेरा बचपन था। लेकिन नए फोन में नया सिम दिया गया और कहा गया, पुरानी जिंदगी से नाता तोड़ लो। अब इसे मैं, हो सकता है कुछ लोग इसे बहुत प्यार कहते हैं, क्योंकि नया आईफोन गिफ्ट करना तुरंत शादी के बाद बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन अपने पुराने रिश्ते को तोड़ देना, पुरानी चीजों को छोड़ देना कितना दर्द देता है, यह महसूस करना भी कुछ अलग सी चीज है। और यह महसूस, और धीरे धीरे करके मैं भूलती चली गई वह हर चीज। और शायद एक समय ऐसा आया कि मुझे याद ही नहीं रहा। अगर कोई मुझसे पूछता, तुम्हें खाने में क्या पसंद है, मैं कहती मैं कुछ भी खा लेती हूँ। तुम्हें कहाँ घूमना पसंद है, मैं कहती मैं घूमती कहाँ हूँ, कहीं भी ले चलो मैं खुश रहूंगी। कोई कहता तुम्हारे दोस्त कौन है, तुम्हारे 4 AM फ्रेंड कौन है, जब तुम्हें बहुत परेशानी होती है किससे बात करती हो, मैं कहती तकिए से। क्योंकि मेरे पति मेरे बगल में तो बैठते हैं, लेकिन उनके पास अपनी बहुत सारी बातें होती हैं, अपनी बहुत सारी परेशानियां होती हैं। उन परेशानियों के बीच वो मेरी परेशानी क्यों सुनेंगे, वो मेरी भावनाओं को क्यों समझेंगे। वैसे भी यह उनका घर है, और जब मायके जाती हूँ तो कहा जाता है अपने घर की बात अपने तक ही रखो। मैंने तो अपना घर ही नहीं बनाया। जब मैंने अपना घर ही नहीं बनाया तो फिर बाकी चीजें कहाँ से बन पाएंगी। इसलिए मैं कहूंगी, आज महिला दिवस के दिन मैं बस यही कहना चाहूंगी कि आप एम्पावर्ड तो हैं, आप समर्थ तो हैं, आप पढ़ी लिखी हैं, आप पैसे कमाती हैं, आप सब कुछ करती हैं, लेकिन एक बार सोच के देखिए, क्या आप रियल एम्पावर्ड हैं? क्या आप सचमुच समर्थ हैं? क्या आप अपना डिसीजन अपने ले सकती हैं? क्या एक गाड़ी खरीदने से पहले आप खुद से एक गाड़ी लेके आ सकती हैं? या आपके पति को बलेनो पसंद है तो आप मारुति सुजुकी नहीं लेंगी क्योंकि आपको वो गाड़ी पसंद थी? क्या होता है जब आप खाना बनाने जाती हैं, क्या कभी अपनी पसंद का खाना बना सकती हैं? तो आज के दिन, इस महिला दिवस के दिन, मैं इस छोटी सी कविता, इस छोटी सी भावना, इस छोटे से उद्गार के साथ मैं एक टास्क देना चाहूंगी आप सबों को, आप सभी महिलाओं को। अपने पसंद के 5 खाने को याद करें और उसे बनाएं।
अपनी पसंद की एक दोस्त को याद करें जो आपकी पुरानी दोस्त है, पुराना दोस्त है, और उससे 2 मिनट बात करें, उसे कॉल करें, उसका नंबर ढूंढें। बस इतना करके देखें और अपने लिए मात्र रोज 10 मिनट निकालें जिसमें सिर्फ आप रहें। और साथ ही साथ मैं कहना चाहूँगी हर लड़की से, अपना एक कमरा ज़रूर बनाओ, एक कमरा जो तुम्हारे नाम का हो, जो तुम्हारे लिए हो, जहाँ तुम अपनी मर्जी से रह सको और अपनी मर्जी के लोग को बुला सको, अपनी मर्जी से मस्ती कर सको। उस कमरे का डेकोरेशन तुम्हारा हो, उस कमरे पर अधिकार तुम्हारा हो और कोई नहीं कहे अपने घर चली जाओ। ये तुम्हारा घर नहीं, क्योंकि वो तुम्हारा घर होगा, तुम्हारे नाम का, तुम्हारे पैसे का, तुम्हारा घर जिसमें तुम्हारा अस्तित्व होगा। अपने अस्तित्व को कभी मत खोना। यही अस्तित्व हमें सच में, हम महिला हैं, हम लड़की हैं और हम इसमें खुश हैं, यही मेरी पहचान है। मैं आज हर उस पुरुष से भी यह गुजारिश करना चाहूँगी जिनके अंदर महिला बसती है, जो सच में समझते हैं कि महिलाएं क्या होती हैं, लड़कियां क्या होती हैं। अपने जो भी आपके आसपास हैं उन महिलाओं को समझें, उन लड़कियों को समझें, उनकी संवेदनाओं को समझें, उनकी भावनाओं को समझें। अगर आप पति हैं, अगर आप भाई हैं, अगर आप पिता हैं, तो थोड़ी देर के लिए बातचीत करें। अपने बिजी शेड्यूल को छोड़कर, ठीक उसी तरह जिस तरह की आपके घर की हर महिला आपके बात को सुनती है, ठीक उसी तरह उसकी बात को भी सुने। कभी बिना सुने भी, बिना अनकहे बातों को भी समझे। जैसे वो आपके भूख को समझ जाती है, आप भी समझे उसके दर्द को। हर बार जरूरी नहीं कि शब्द ही चाहिए बोलने के लिए, कभी कभी भावनाओं को भी समझना जरूरी है। और हमारी दिक्कत यह है कि हम भावनाओं को समझते ही नहीं। भावनाओं को समझने ना समझने के कारण हम उन्हें नकारते रहते हैं और धीरे धीरे करके टूटते रहते हैं। तो बस आज महिला दिवस की शुभकामनाओं के साथ मैं यह कामना करती हूँ कि अगले महिला दिवस में मैं कुछ नई चीज़ों पर बात करूँगी और ये जो चीज़ें हैं वह धीरे धीरे करके टूटेंगी। धीरे धीरे करके हर लड़की, हर बच्ची ही रहेगी, वह धीरे धीरे करके आगे बढ़ेगी और अपने लिए जीना शुरू करेंगी। और अपने लिए जीने का यह मतलब नहीं है कि हमारे अंदर अहंकार आ जाए, हमारे अंदर किसी तरह की अनचाही ख्वाहिश आ जाए। किसी पर डिपेंडेंट होने की ख्वाहिश ना करें। यह ना सोचें कि अगर वह आपका पति है या वह आपके भाई हैं तो वह आपको भरण पोषण, आपका पूरा खर्चा उठाएं। आप खुद समर्थ बने और आगे बढ़े और मिलकर खर्च उठाएं, मिलकर खाना बनाएं, मिलकर जीना सीखें, और यही सच्ची जिंदगी है। So this is Pallavi once again signing out from Tamanna Vani. Wish you all a very happy Women's Day. See you again guys in some other video with some new topic. Till then stay tuned. और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और दोनों में से कुछ भी करने का मन ना हो तो मैं फिर कहूँगी शेयर करें। हो सकता है किसी को इस वीडियो की ज़रूरत हो, और यही तमन्ना वानी का असली मकसद है, वीडियो को उन तक पहुँचाना जिनको इनकी ज़रूरत हो। तमन्ना वानी का एक और नया संदेश, प्राइवेट रोड फॉर एम्बुलेंस, #प्राइवेट रोड फॉर एम्बुलेंस। हर शहर में एक रोड ऐसा बने जो एम्बुलेंस के लिए खास तौर पे हो, ताकि जिन्हें ज़रूरत है वो तुरंत पहुंच पाएं। थैंक यू, सी यू अगेन गाइस, बाय।